नई सच की रफ्तार में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है ललित चौधरी जी, जो दिल्ली हाई कोर्ट के वकील है, युवा भी है। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या विचार सच की रफ्तार के माध्यम पर रखना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं, किन मुद्दों को लेकर वो आगे जा रहे हैं और क्या उनकी लड़ाई है। आइए आपको बुलाते हैं ललित चौधरी जी। नमस्कार, मैं आपका अपना राजन, नई सच की रफ्तार में आपका स्वागत है। आज तीखे सवाल और सीधा जवाब। एक युवा हमारे साथ है। युवा का सबसे पहले परिचय जान लेते हैं और मिलवाते हैं आपको उस युवा से। सर, सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। मैं एडवोकेट ललित चौधरी। मैं पहले नेशनल रेसलिंग चैंपियन भी रह चुका हूँ और हाल फिलहाल मेरे को बजरंग दल की सेवा करने का मौका मिला हुआ है। बसंत जिला में मैं सह संयोजक हूँ और जैसे कि आपको पता ही है, हम हमारे आसपास में बचपन से ही समाज सेवा और राजनीति से भी जुड़े हुए। हम आपको समाज सेवक कहे या वकील कहे या बजरंग दल का सिपाही कहे, क्या कह सकते हैं? आप हमें देश का सेवक करें। देश का सेवक मतलब एक क्रांतिकारी। अच्छा, क्रांतिकारी कहने की क्या वजह है? क्या आप कोई क्रांति लाना चाहते हैं या क्रांति नहीं लाना चल रहा है आपके मन में? नहीं, ऐसी कोई क्रांति नहीं लाना चाहते। बस जो हम दिल्ली देहात से मैं आता हूँ तो उस हिसाब से जैसे हम कई चीज़ें देखने को मिलती है समाज में, घूमते हैं फिरते हैं। हमारा जो दिल्ली देहात का सर्कल है, सबके साथ मेरा उठना बैठना है। यूथ से लेके बुजुर्गों तक हम बैठते हैं। वहाँ कई जैसे चर्चाएं होती हैं तो सुनते हैं, तो कई चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है सरकार द्वारा। मतलब आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है सरकार द्वारा, केंद्र या दिल्ली? दोनों ही। अच्छा, आपको ही क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है, उनको लगता है कि अच्छा खा कमाने हम मोदी ले रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप भी इसी देश के नागरिक हैं, इसी शहर के नागरिक हैं, दिल्ली के नागरिक हैं, तो आपको क्यों छोड़े? ऐसी क्या बात है? वो कहते हैं पूंजीवर्ती लोग हैं, जमींदार लोग हैं, इनको क्या जरूरत है। पर ऐसा नहीं है, सभी पूंजीवर्ती नहीं है। 10% पूंजीवर्ती है, 90% किसी की जाति का हो, किसी की धर्म का हो, वो हर चीज़ से जुड़ रहा है। आपकी लड़ाई किस बात पे लड़ाई? मतलब आरक्षण को लेकर या पूंजीवती, मतलब क्या है? आरक्षण तो विशाप है जी, इसकी आरक्षण तो खत्म होना चाहिए। और अगर आरक्षण देना भी है तो इंसानियत के हिसाब से दे दीजिए। मैंने तो पहले भी कहा है, जैसे कि आरक्षण अगर देना है तो 30% महिलाओं को दो, 10% आर्थिक स्थिति पे दो, 8% आप स्पोर्ट्स कोटे को दो। दलित पिछड़े वर्ग का तो संविधान से जब तक बना है, जब से चला रहे आरक्षण। दलित पिछड़ों का जब बाबा साहब ने सबको एक समान बनाया है तो फिर सब में ये भेदभाव कैसा? अब एक सदी बीत गई है। एक सदी पहले ये संविधान और कानून बना था, इसमें कुछ बदलाव की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि किसी का हक हमें छीनना है। वो सभी को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की और एक सभी आप जानते ही हैं कि हम अपने दिल्ली शहर सभी लोग अपने गांव को, अपने परिवार को और अपने शहर को प्यार करते हैं। मैं भी अपने दिल्ली शहर को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अपने दिल्ली शहर के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दिल्ली शहर में जो और स्टेट से लोग आके रहते हैं, हम उनसे भी उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। हमने कभी किसी को नज़रअंदाज नहीं करा, तो फिर आज के टाइम हमें नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है? अच्छा ललित चौधरी जी, आप पूंजीपति भी है? हम पूंजीपति नहीं है, मतलब एक संपन्न परिवार से है। हाँ जी, कह सकते हैं। वकालत भी करते हैं, सब कुछ सब ठीक चल रहा है। बिल्कुल। तो ये लड़ाई लड़ने की, ये क्रांति लाने की क्या वजह है? क्यों क्रांति लाने की ये वजह है, जैसे कि मैं खुद अपना उदाहरण दूंगा और किसी का नहीं दूंगा। स्कूल टाइम में हम थे, अच्छी पढ़ाई थी, सब चीज़ ओके था। अब जैसे कॉलेजों में एडमिशन लेना है तो हमारा खुद स्पोर्ट्स कोटे से हुआ था, नहीं तो हमारे एडमिशन नहीं मिलता। तो हमने तो जो कुछ किया है खुद करके किया है। अगर स्पोर्ट्स किया है तो घर से पैसा लगा के किया है या खुद किधर काम करके किया है, अपना खर्चा खुद निकाल के किया है। नेशनल में मेडल तक लेके आ गए, हमें कुछ नहीं मिला, चोट लग गई, खराब हो गए। ऐसा बहुत सारे पहलवान है मेरे जैसे। तो आप चाहते हैं कि सबको एक समान किया जाए, सब एक समान हो, जातिवाद खत्म हो, तो हमारा देश। जातिवाद तो खत्म है, कौन करता है जातिवाद? नेता लोग हमने नहीं देखा। थोड़ा बहुत कोई करता हो तो करता। उदाहरण करते हैं, उदाहरण की एक बात हम बताते हैं। खुला आरोप लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश। अगर हम थोड़ा सा मैं शॉर्टकट पर एक छोटी सी बात रखता हूँ। मुसलमानों को खुला आरोप है कि मुसलमान होने की सजा भुगत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे दिल्ली में इतना मुसलमान रहता है, हमारे इतने सारे यार दोस्त हैं मुसलमान, हम भी उनसे दुआ सलाम करते हैं कई बार। वो अच्छा, जो हमें मतीन अहमद जी के साथ जो हुआ, क्या आप सहमत हैं? हमारे
90% मुस्लिम दोस्त हमसे राम राम बोलते हैं, क्या वो मुस्लिम नहीं है? मतीन अहमद जी के साथ, अतीक अहमद जी के साथ जो हुआ, आप सहमत है? ये तरीका ठीक था? क्योंकि आप कानून से आपका संबंध है, कानून कहते हैं कि अंधा होता है, आप पे पट्टी बांध रखी है, लेकिन क्या जो हुआ वो ठीक था? ऐसा जी, ठीक और गलत का फैसला तो कोर्ट करे, वो तो हम नहीं करते। चलिए हम उसी मुद्दे पर आते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हो? आपकी लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, इसमें आपका साथ कौन कौन लोग दे रहे हैं? आपको लगता है कि आपका लोग, हमारा जो अब जो सीधी सी बात है ना, वो सर हम अब आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार को और मोदी जी से, अमित शाह जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे दिल्ली देहात का जो लोग है, करीब हमारे 350 गांव है दिल्ली में। हाँ जी, हमारा एक भी आदमी उधर संसद में नहीं बैठता है, एक दो नेता हैं हमारे, उनकी कोई सुनता नहीं है। हम उनका साथ देने के लिए तैयार है, जो हमारे नेता हैं वे आके बढ़ चढ़ कर आए, यूथ सारा उनको देगा, और जो भी हमारे दिल्ली देहात के मुद्दे हैं हम सब मिलजुल कर उठाएं, और हमसे भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम उनके साथ हैं, वे आवाज़ उठाए हमारी, हम उनका तन मन धन ताकत हर चीज़ से साथ देने के लिए तैयार हैं। दिल्ली देहात के समाज को एकजुट होकर, जातिवाद को एक तरफ रख के, धर्मवाद को एक तरफ रख के, सबको एकजुट होकर सामने आना पड़ेगा। जितने भी दिल्ली में 1947 से लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको उनके अधिकार मिलने चाहिए। में ये उद्देश्य है आपका। चलो एक आखिरी बार चलते चलते एक एक्शन, आपको लगता है कि सरकार अगर आपकी बात सुन रही है तो आपका साथ देगी या लापरवाही कर दी जाएगी या सुन के अनसुना कर दी जाएगी? अभी दिल्ली के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर 360 से ऊपर गांव हैं, और दिल्ली सभी हम गांव वालों की ही ज़मीनों पे बसी हुई है। 1911 में जब दिल्ली कैपिटल बना तो दिल्ली से 66 गांव रिक्वायर्ड हुए थे, जहाँ पे अब आपका एम्बेसी एरिया और सारा डिप्लोमेट एरिया, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। वो लोगों को, वो हमारे भाई थे, आज वो इधर दिल्ली में नहीं है। वो होते तो हमारी वोट होते, वो आज मैं नेता होता है, हमसे हमारे बड़े नेता होते, हमारे आने वाले बच्चे हम नेता बनते, उनको यहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद में कुछ नहीं, कौड़ी के भाव अंग्रेजों ने जमीन लेके कैपिटल बना के उनको बॉर्डर से पार भेज दिया था, किधर भी जाओ उनका हम मिलते जुलते भी नहीं है, पता ही नहीं उनका कहाँ है। मेरे को बड़ा दुख है इस चीज़ का, वे भाई आके हमसे मिले दिल्ली में और अपना अधिकार वापस। अच्छा, एक कड़ा सवाल, आपकी बातों से चीज़ महसूस हो गई, मुझे लगता है कि आप आने वाले समय में चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव जी सेवा करने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल, अगर लड़के पावर तो चाहिए जनता की सेवा करने के लिए, बिना पावर के तो कोई भी टिका देगा। मतलब एक पद चाहिए सेवा करने के लिए। बिल्कुल। तो हो सकता है कि आने वाले समय में दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आपको विधायक के रूप में विधायक, मेरे को विधायक बनना नहीं है, हमको विधायक बनाने हैं। चलिए एक आखिरी बात, चलते चलते सच की रफ्तार के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं, खास और युवा को, क्योंकि किशोर अवस्था के बच्चे नशे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। किशोर जो नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर एक आंदोलन हुआ था जिसमें अन्ना हजारे जी आए थे और दिल्ली में ऐसा माहौल कर दिया था कि जी बस अब तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, सब हरिश्चंद्र लोकपाल बिल आएगा, सबके चिट्ठे खोले जाएंगे, सब कुछ दिल्ली को पेरिस बना दिया जाएगा, पेरिस बना देंगे, दिल्ली को बस देखी नहीं जाएगी। बिल्कुल हमारा उस टाइम कुछ बनने का समय था, हम उस टाइम कॉलेजों में थे, स्पोर्ट्स करते थे, आंदोलनों में इसने वहाँ पर खूब नशा दारू चली, सब कुछ चला। उसके बाद में जब से दिल्ली में केजरीवाल सीएम बने हैं, जब से दिल्ली में केजरीवाल आया है, इसने दिल्ली का नाश पीट दिया। आपकी आंखों में आक्रोश दिख रहा है। और दिल्ली का नाश कैसे पीटा है मैं आपको बताता हूँ। जमुना जी आज तक साफ नहीं सड़ी पड़ी है। दिल्ली का जो स्लम एरिया है वो पहले की केजरीवाल नाम आते ही आपकी आंखों में आक्रोश क्यों आया? आक्रोश इसीलिए आ जाता है, कहाँ का है, कौन है, किसने उसको वोट डाली, सब सिस्टम सारा जो हमारा है दिल्ली का बिगड़ा है। हम दिल्ली देहात का आदमी है, हमारे 5%। तो दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए? दिल्ली में सरकार होनी चाहिए जो दिल्ली के पुराने लोग हैं, वो दिल्ली को अच्छे से समझते हैं, दिल्ली को अच्छे से चला सकते हैं। जितना भी कॉलोनियां हैं, जितनी भी बस्तियां हैं, जितनी भी पोस्ट कॉलोनियां हैं, ये सारी की सारी हम दिल्ली देहात वालों के गाँव पे बनी हुई है। और दिल्ली के अंदर DDA बना रखा, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसने अभी दिल्ली देहात वालोों के लिए कोई भी डेवलपमेंट नहीं करा है, बस हमारी जमीनें ली है और बस शोषण हुआ है दिल्ली वालों का, इनका कुछ नहीं किया। दिल्ली के अंदर बारात घर बना रखा है, हमारी जमीनों के ऊपर बारात घर बना रखा है, हमारे ही टैक्स दिया हुआ पैसे से वो बारात घर बना है, उसी का हम 1-1 लाख रुपया, 60-60 हजार रुपया शादी ब्याह करने के लिए हमारे गाँव देहात के गरीब आदमियों को
हर जानने के टाइम में वो भरना पड़ता है। हमारी जमीन है, हमारा वो, हम क्यों पैसे दे किसी को? देखिए ये इस युवा के अंदर इतना जोश है, मुझे लगता है कि बातों का सिलसिला बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आज के लिए हम पूर्ण विराम देंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत बदलाव की रणनीति रूपरेखा ललित जी बना है। फिलहाल चलते चलते अंत में एक और सवाल, सच की रफ्तार के माध्यम से मैं तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूँ, क्या संदेश देना चाहिए युवा को कि नशे से दूर रहे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने एक जिम बना रखा है, आपकी सेहत माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन और पढ़ लिख कर आपने जो मुकाम हासिल किया दिल्ली हाई कोर्ट में, ये एक मैसेज आता है। तो क्या संदेश देना चाहिए पढ़ने लिखने वाले बच्चों से और नशा करने वाले किशोर अवस्था के बच्चों से? मैं आने वाले यूथ को सीधा सीधा एक ही रास्ता दिखाना चाहता हूँ, आप सिर्फ किसी भी चीज पर ध्यान ना दीजिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए और नशे से, ऐसी संगति से, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसी होगी संगत वैसी रहेगी रंगत। मैंने इस चीज को बहुत नजदीक से परखा है, जांचा है, भुगता है। जब मेरे जैसा पहलवान इन सब चीजों का शिकार हो गया तो आप लोग क्या हो गए? मैं 150 किलो का पहलवान था। इस समाज ने जो हमें दिया है वो एक नशा दिया है, बेरोजगारी दी है, कोई एजुकेशन नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं, बस शोषण हो रहा है। कोई भी पैसा दो, दिल्ली शहर के अंदर किसी भी प्रकार का कुछ भी गंद मचाओ, नशा, जुआ, क्लब, नाइट बार, हुक्का बार, रेडी पटरी, मतलब सब इतना मतलब जुल्म हो रखा है। दिल्ली पूरी सड़ा के रख दी है। जो लोग पटरी पे हैं, दिल्ली शहर में बच्चे बच्चे से पूछ लो, दिल्ली की गली गली में जुआ चल रहा है सर। यहाँ दिल्ली की गली गली में देसी शराब बेची जा रही है। दिल्ली के गली गली में 2 नंबर के नाइट क्लब चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर ये लगा लो, ऐसा कोई काम इस धरती पे नहीं है जो नहीं हो रहा। दिल्ली 90s वाली बॉम्बे बन चुकी है, या उससे भी खतरनाक हम बोल सकते हैं। ये मामला काबू आने का नहीं है। केजरीवाल ने 90s से भी बुरी दिल्ली बना दी है। इसको तो मेरी मोदी जी से एक रिक्वेस्ट है, दिल्ली देहात को बचाओ। दिल्ली में जो हमारे अदर स्टेट से जो लोग आ रखे हैं, इनको अच्छी सुविधाएं दीजिए और दिल्ली देहात के लोगों पे एक बार नजर डालिए। जो हमारे अधिकार है, जो हमारे हक है, हमें दीजिए, हम आपके साथ हैं। और दिल्ली को नशे से, जुए से और बेरोजगारी से बचाया जाए, नहीं तो ये नाश की ओर जा रही है। दिल्ली के अंदर इतने नशेड़ी और नशा कर करके इतनी तादाद बढ़ चुकी है, मैं खुद नहीं बचाऊं इन चीजों से। हम भी उन क्लबों में जाते थे, क्यों यूथ थे, कॉलेज में थे, स्कूल में थे, हम भी नहीं बचे इन चीजों से। तभी मैं यूथ को एक सलाह देना चाहता हूँ, इन क्लब शायद जाते भी नहीं। हाँ ना जाते। मैं तो रेसलर था, नेशनल चैंपियन बन चुका था। नेशनल चैंपियन बनने के बाद इन्होंने ये कह के बुला लिया था, आओ पहलवान जी, पहलवान जी। अब वहाँ नादान बुद्धि थी, पहलवान घोड़े होते ही हैं। पर अब हमें समझ आ रहा है, जो मैंने भुगता है, मैं अब यूथ को नहीं भुगतने देना चाहता। उनको बताना चाहता हूँ कि भाई इन चीजों से दूर रहो, ये जाल है इनका पैसा कमाने का। सिर्फ युवाओं को बर्बाद करके ये पैसा कमा रहे हैं। युवा को बर्बाद करके पैसा कमाया हुआ विनाश। तो आप मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप मोदी सरकार जी, मैं बिल्कुल मोदी सरकार इस पे विचार करे और हमें एक योगी जी जैसा सीएम दे दिल्ली के अंदर जल्द से जल्द। धन्यवाद कपिल जी, आपने अपना समय दिया। और आप ललित जी, जो आपके विचार थे, कुछ विचारों से तो मैं भी सहमत, व्यक्तिगत मैं भी सहमत। हमारी जो मकसद है दिल्ली के अंदर बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए सुरक्षा, और इनके लिए पढ़ाई और इनके लिए रोजगार, महिलाओं के लिए शिक्षा पर और महिला सशक्तिकरण को मजबूत। हाँ, महिलाओं को सुरक्षा दी जाए और इनको प्राइवेट सेक्टर में भी और सरकारी सेक्टरों में भी ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी। रूपरेखा ललित जी बना है। फिलहाल चलते चलते अंत में एक और सवाल, सच की रफ्तार के माध्यम से मैं तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूँ, क्या संदेश देना चाहिए युवा को कि नशे से दूर रहे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने एक जिम बना रखा है, आपकी सेहत माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन और पढ़ लिख कर आपने जो मुकाम हासिल किया दिल्ली हाई कोर्ट में, ये एक मैसेज आता है। तो क्या संदेश देना चाहिए पढ़ने लिखने वाले बच्चों से और नशा करने वाले किशोर अवस्था के बच्चों से? मैं आने वाले यूथ को सीधा सीधा एक ही रास्ता दिखाना चाहता हूँ, आप सिर्फ किसी भी चीज पर ध्यान ना दीजिए, अपने माँ बाप का कहना मानिए और नशे से, ऐसी संगति से, जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसी होगी संगत वैसी रहेगी रंगत। मैंने इस चीज को बहुत नजदीक से परखा है, जांचा है, भुगता है। जब मेरे जैसा पहलवान इन सब चीजों का शिकार हो गया तो आप लोग क्या हो गए? मैं 150 किलो का पहलवान था। इस समाज ने जो हमें दिया है वो एक नशा दिया है,
बेरोजगारी दी है, कोई एजुकेशन नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं, बस शोषण हो रहा है। कोई भी पैसा दो, दिल्ली शहर के अंदर किसी भी प्रकार का कुछ भी गंद मचाओ, नशा, जुआ, क्लब, नाइट बार, हुक्का बार, रेडी पटरी, मतलब सब इतना मतलब जुल्म हो रखा है। दिल्ली पूरी सड़ा के रख दी है। जो लोग पटरी पे हैं वे त्रस्त हैं, तड़प तड़प के गर्मी में सर्दी में मर रहे हैं। सरकार, केजरीवाल सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही। दिल्ली एक तरह से पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। ये आक्रोश है मेरा। ये थे ललित चौधरी जी। ललित चौधरी जी ने खुले खुले आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल जी पे। उनका कहना है कि दिल्ली पूरी तरीके से उथल पुथल हो चुकी है, नशा बड़े पैमाने पर हुआ, जुआ और भी बहुत सारे आरोप लगाए। अब मेन बात, इन्होंने कहा कि हम मुझे कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन मैं सेवा करना चाहता हूँ। बिना पद के सेवा कैसे? फिलहाल आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपका अपना राजन राही, सच की रफ्तार। और इनसे एक एपिसोड में और मिलेंगे, किसी नुक्कड़ पे, किसी चौराहे पे, क्या वास्तविकता में जो समस्या इन्होंने बताई है इनके आसपास वो समस्याएं घट रही है या नहीं घट रही, दूसरे एपिसोड में बताएंगे। मैं आपका अपना राजन राही, सच की रफ्तार।